करते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं ऊर्जा स्रोत, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? ऊर्जा स्रोत को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग लाइव आ गए हैं। नेहा गुप्ता गुड मॉर्निंग, ऋतिक कुमार सिंघानिया गुड मॉर्निंग। ये क्लास सिर्फ डीएलएड वालों के लिए है, उम्मीद बैच वालों के लिए, उम्मीद 30 डे बैच वालों के लिए, ठीक है। क्लास में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा स्रोत को यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आवाज प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, आवाज प्रॉपर है। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर में हम लोग ऊर्जा स्रोत यानी एनर्जी सोर्स को पढ़ने वाले हैं। थ्योरी प्लस टेस्ट करेंगे। तो शुरुआत के आपका 30 मिनट 35 मिनट तक थ्योरी चलेगी, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट आपकी टेस्ट चलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रुपेश, गोलू सिंह। चलिए बहुत अच्छा, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं ऊर्जा स्रोत एनर्जी सोर्स को, ठीक है। थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊर्जा कहते किसको हैं? आपके हिसाब से ऊर्जा क्या है बताइए सभी लोग। देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन तो हम लोग साइंस के अंदर में पढ़े ही हैं कि कार्य करने का जो क्षमता होता है, जो कार्य करने की हमारी कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, जो हमारी कैपेबिलिटीज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा अच्छे स्रोत की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। ऊर्जा की जो अच्छे अच्छे स्रोत है, ऊर्जा की जो खास खूबी है, उसकी क्या विशेषता है? ऊर्जा की क्या विशेषता है? ऊर्जा की विशेषता की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि ऊर्जा आपको क्या होना चाहिए? सुलभ होना चाहिए। ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? तो ऊर्जा आपकी सुलभ होनी चाहिए। क्लियर है? साउंड प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? सुलभ होनी चाहिए। दूसरा क्या है? जो प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन अधिक कार्य कर सके। यानी थोड़ा सा लकड़ी जलाओ, ज्यादा चावल पका लो, ज्यादा आप चिकन पका लो, ज्यादा मटन बना लो, ज्यादा जो बनाने का मन है ज्यादा बना लो। तो थोड़ा सा जलाने पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आउटपुट, एनर्जी दे आपको, वो आपका क्या होगा? एक अच्छे स्रोत, एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत की विशेषता होगी। तो अगर मैं पूछूं कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषता क्या होगी, सबसे पहले ऊर्जा बहुत अच्छा है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो ऊर्जा आपके काम की चीज हुई? क्या वो ऊर्जा अच्छा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ऊर्जा वो होती है, ऊर्जा अच्छी ऊर्जा वो होती है या अच्छे स्रोत वो होते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सुलभ हो जाए। दूसरा है कि प्रति इकाई द्रव्यमान जो है वो आपका अधिक से अधिक आउटपुट दे, अधिक से अधिक एनर्जी दे। तीसरा है जिसका परिवहन और भंडारण सुविधा पूर्वक किया जा सके। मतलब ऊर्जा की अच्छी विशेषताओं के अंदर में यह भी आएगा, अच्छे ऊर्जा वो भी कहलाएंगे जिसका क्या कर सकते हैं हम लोग। साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। साउंड आ रही है? ठीक है, साउंड तो सही है, ठीक है। चलिए साउंड आ रही है, चलिए चलिए साउंड सही है। तीसरा है कि भैया जिसको आप ढोना आसान हो, ऐसा ऊर्जा जिसको ले जाना लाना आसान हो। लेकिन ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, लेकिन उसको लाने ले जाने में ना लाखों रुपया खर्च हो जा रहा है, तो फिर वो अच्छा स्रोत के अंदर में नहीं आएगा। जो अधिक महंगा भी ना हो, ठीक है। तो अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? जो आसानी से हमको क्या हो? उपलब्ध हो, सुलभ हो। दूसरा क्या हो गया? प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक से अधिक हमको क्या दे दे? आउटपुट दे दे। तीसरा क्या हो गया? जिसका लाना ले जाना और जिसको भंडारित करके रखना बहुत आसान हो जाए, है ना। चौथा हो गया जो अधिक महंगा भी ना हो। तो ये सब क्या हो गया? अच्छे ऊर्जा की विशेषता हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब देखिए ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो जिनमें ये खास ऊर्जा के वो स्रोत जिनमें खास ये सारी विशेषताएं होती है, वो ईंधन या फ्यूल कहलाती है, जो दहन करने पर जो है उष्मा उत्पन्न करती है। तो ऐसे पदार्थ जिसको जलाने पर हीट होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो ईंधन क्या होता है? ईंधन ऐसा पदार्थ होता है जिसको जलाने पर, दहन का मतलब होता है जलाना, कंबशन करना। तो जिसको कंबशन करने पर क्या होती है? हमको फ्यूल, जिस उष्मा प्राप्त होती है, ऐसे ही पदार्थ को जिसको जलाने पर हीट प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है, उसको हम लोग ईंधन का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं जी? ईंधन का नाम देते हैं, ठीक है। उसको ईंधन या फिर फ्यूल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए अब
यहां पर ऊर्जा का अगर बात करें तो ऊर्जा के, आप पूछोगे सर जी ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, तो ऊर्जा के दो स्रोत हैं। कौन कौन सा है? पहला आपका हो गया नवीकरणीय स्रोत और दूसरा क्या हो गया? अनवीकरणीय स्रोत। आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं, एक है नवीकरणीय, एक है अनवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। इसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो रिन्यू हो जाता है। आप यूज करोगे रिन्यू हो जाएगा, आप यूज करोगे रिन्यू हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय स्रोत को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, यानी एक बार यूज कर लो तो समाप्त हो जाएगा, या इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण को अगर देखें तो नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, दो रूप में ऊर्जा जो है हमारी होती है। अब चलिए पहला वाला पढ़ लेते हैं, नवीकरणीय स्रोत या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। तो ऐसा एनर्जी जिसको आप यूज करो तो वो कुछ टाइम के बाद बन जाता है, या फिर जिसका भंडारण जो है, जिसका भंडार है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो नवीकरणीय वो स्रोत होता है जो लंबी अवधि तक ऊर्जा प्रदान करते रहे, आगे 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक आपको एनर्जी में कहीं दूर दूर तक लगे नहीं कि वो खत्म भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी जो स्रोत होती है उसको नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और इस स्रोत की खासियत ये होती है कि जितना यूज करोगे उतना बनते चला जाता है। जैसे पानी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर जो हो गया, हाइड्रो, ठीक है, हाइडल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी जो आपका ये हो गया, थर्मल एनर्जी तो आपका इसमें आ जाता है और नवीकरणीय में। जैसे आपका जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है, जैसे आपका सोलार एनर्जी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई। ये लग रहा है कि आने वाले हजारों सालों तक ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली है और इसका भंडार भी में कहीं भी कमी नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाता है? नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। जैसे नवीकरणीय स्रोत में आ गया सूरज की रोशनी, क्या कभी खत्म हो पाएगी? सूरज की रोशनी नहीं हो पाएगी, तो ये आपका नवीकरणीय स्रोत में आ गया। इसके अलावा पवन ऊर्जा, हवाएं जो चलती है, क्या कभी ऐसा समय आएगा हवाएं बिल्कुल चलना बंद कर देगी? ठीक है, ठीक है। क्या आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गई थी क्लास की? ठीक है, क्या आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गई थी? नोटिफिकेशन गई थी क्लास की? बताइए। नहीं गई थी तो एक बार नोटिफिकेशन भेज देते हैं, बताइए नोटिफिकेशन गई थी? चलिए, क्या आप लोगों को हमने नोटिफिकेशन भेजने का पूरा प्रयास किया था? क्या नोटिफिकेशन मिला था? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, नोटिफिकेशन गया था ना? चलिए, सही है। उम्मीद बैच वालों के लिए क्लास है और बस कुछ ही चैप्टर और बचे हैं, आपको जो बचे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, नोटिफिकेशन चली गई आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, यस सर मिला था नोटिफिकेशन। चलिए, फिर क्यों पूछ रहे हो कि कब से चल रही है? ठीक है, नवीकरणीय स्रोत ऐसा स्रोत होता है जिसको यूज करोगे बनता बनता चला जाएगा, उसको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। सौर एनर्जी, पवन एनर्जी, क्या हवा बंद, क्या बहना बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद? ऐसा नहीं है ना। बहते हुए जल की ऊर्जा, जो जल, वाटर का फ्लो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो जो जल समुद्र में बह रहा है ना, उसकी ऊर्जा भी कभी नहीं रुकने वाली है। क्लियर है? तो ये भी आपका क्या है, उसमें आ जाता है। महासागर या सागर की तरंगें जो उठती है, वो उसकी जो एनर्जी होती है वो भी हमारी नवीकरणीय स्रोत के अंदर में आती है। तो आपने सीखा कि नवीकरणीय स्रोत एक ऐसा स्रोत ऑफ एनर्जी होता है, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला होता है, जो रिन्यू होते जाता है। एग्जांपल में आता है सौर एनर्जी, पवन ऊर्जा, जल की ऊर्जा, महासागर की जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, उसकी एनर्जी को जो स्टोर्ड किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, उसकी एनर्जी को जो स्टोर किया जाता है वो भी आपका नवीकरणीय स्रोत के अंदर में आता है। अगला वाला जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है आपका अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत को क्या कहते हैं भैया? अनवीकरणीय स्रोत को, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स।
नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो अनवीकरणीय स्रोत, जस्ट इसका उल्टा, नवीकरणीय का उल्टा, यानी कि वह एनर्जी स्रोत जिसको यूज करने पर नियर फ्यूचर में खत्म हो जाए, और या फिर जिसको यूज करें तो वो दोबारा ना बने, या बने भी तो हजारों लाखों साल लग जाए उसको बनने में, है ना। तब तक तो एक ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा हम लोगों के लिए, फिर लाखों साल लग जाएंगे उनको बनने में। तो ऐसी सारी एनर्जी जो है अनवीकरणीय स्रोत के अंदर में, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर में आती है। तो जो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी आपूर्ति यानी भंडार जो है वो सीमित है, जो हमारे द्वारा बिल्कुल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गॉड उसको उत्पन्न करेगा, है ना, और जिसकी जो आपूर्ति है वो काफी सीमित है, जिसको आप यूज करते हो तुरंत नहीं बनती है, वो रिन्यू नहीं होती है, ये सब के सब जो है अनवीकरणीय स्रोत के अंदर में आएंगे। एग्जाम्पल हो गया कोयला। जमीन के अंदर कोयला क्या है, उसका भंडारण जो है काफी सीमित है, कम है, समझ रहे हैं ना। उसको जैसे ही आप यूज करोगे वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे पेट्रोलियम, ऐसा कहा जाता है आने वाले 50 साल के बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा जिस हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस जो है वो भी आपका अनवीकरणीय स्रोत में आता है। ये सब अनवीकरणीय स्रोत के कुछ उदाहरण हैं इसके अंदर में। आगे बढ़ जाते हैं सर जी आगे। नेक्स्ट है हमारा यहां पर सौर नियतांक, ठीक है, सोलर कांस्टेंट। क्या होता है सोलर कांस्टेंट? देखिए पृथ्वी पर प्रति एकांक, ठीक है, यहां पर देखिए, गौर से देखिएगा, देखिए यहां पर देखिएगा गौर से, कहता है सोलर कांस्टेंट क्या होता है, तो पृथ्वी पर प्रति एकांक वर्ग मीटर प्रति सेकंड पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को सौर नियतांक कहते हैं। और इसका मानक जो होता है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी मीटर में आप ले लो, सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पर, आप कहोगे हाँ सर जी पड़ता है, तो ये जो धरती पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया ले लें, इस पर जितना सोलर एनर्जी पड़ती है वही आपका सोलर कांस्टेंट या फिर सौर नियतांक कहलाता है। आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि सौर नियतांक क्या होता है, लेकिन आपको अगर सौर नियतांक से कुछ पूछना हो तो यह पूछ लेगा कि भैया सौर नियतांक की वैल्यू क्या होती है, तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो है ये सौर नियतांक की वैल्यू होती है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या है, नेक्स्ट हमारा पारंपरिक स्रोत या फिर कॉन्वेंशनल स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। तो पहले हम परंपरागत स्रोत या पारंपरिक स्रोत को समझेंगे कि भैया पारंपरिक स्रोत होता क्या है, ठीक है। चलिए पारंपरिक स्रोत क्या होता है इसको पहले हम लोग यहां से समझ लेते हैं कि पारंपरिक स्रोत क्या है। देखिए पारंपरिक स्रोत को कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बहुत समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारंपरिक स्रोत कहे जाते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो आपके परदादा के समय से ही चला आ रहा है, ठीक है, परदादा के समय से, है ना, आदि मानव काल से हम लोग जिसको एनर्जी के तौर पर यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, जो परदादा के समय से चली आ रही है वो सब के सब हमारे क्या हो गए? पारंपरिक स्रोत हो गए। अब आते हैं गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, जो आपके पापा के समय से, फादर के समय से यूज होता है। एक तो परदादा के समय से यूज होता था, वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया पारंपरिक स्रोत, जो परंपरा से चली आ रही है। अब जो आपके दादा के समय से यूज हो रहा है, यानी फादर के समय से, दादा नहीं फादर के समय से यूज हो रहा है या दादा के समय से यूज हो रहा है, उसको देखते हैं। तो ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कुछ ही समय पहले उपयोग हुआ है, स्टार्ट हुआ है। कुछ ही समय मतलब क्या? 10 घंटे पहले, 5 घंटे पहले नहीं, कुछ ही समय का मतलब है कि 50 साल पहले, 60 साल पहले, ठीक है, 20 साल पहले। तो हमने क्या कहा? आपके फादर के समय से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ ही समय से पहले स्टार्ट हुआ है, और ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं ये सारे। जैसे सोलर एनर्जी का कंसेप्ट पहले नहीं था, 100 साल पहले सोलर एनर्जी का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, सौर ऊर्जा का। लेकिन अभी क्या है, पिछले 20-30 सालों से काफी ज्यादा चर्चाओं में है सोलर एनर्जी, और आगे फ्यूचर भी यही होने वाला है। तो ये क्या हो गया? हमारा गैर परंपरागत स्रोत हो गया, परंपरा से नहीं चली आ रही है, हाल फिलहाल में हमने शुरू किया है, ठीक है। अगला है भूतापीय एनर्जी। जो भूतापीय एनर्जी है, जमीन की हीट, उससे हम बना रहे हैं एनर्जी। महासागर या सागर की लहरें जो उठती है ना, ज्वार भाटा, उससे जो एनर्जी को अभी हम नई साइंस के तहत कैप्चर कर पाते हैं, इस एनर्जी को ले पाते हैं, तो ये आपका गैर परंपरागत में आता है। नाभिक की ऊर्जा, सीधा सीधा समझो, ऊर्जा का वो स्रोत जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना पड़े, वो सब के सब आपके गैर परंपरागत स्रोत के अंदर में आ जाते हैं। आप सोच करके देख लेना, ठीक है। चलो
मेरा नेट स्लो है, किसका नेट स्लो है जी? ठीक है, फरहत जहां, मेरा नेट स्लो है। ठीक है फरहत, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल का नाम सुना होगा, जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं भाई साहब? जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जब पेड़ पौधा, आपको पता है ना पेट्रोलियम या डीजल जो है किसका रुक रुक के चल रहा है भाई साहब? हमारा तो नहीं चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रही है क्लास, कहीं पर भी नहीं रुक रही है क्लास। ठीक है, कहीं पर भी नहीं रुक रही है क्लास, चलिए ठीक है, कहीं पर भी नहीं रुक रही है। हाँ भाई पीडीएफ मिलेगा, जितना पढ़ाए हैं पीडीएफ मिलेगा, आज ही सारा पीडीएफ हम अपलोड करेंगे, यूट्यूब वाली पीडीएफ भी देंगे और ऐप वाली पीडीएफ भी देंगे। फॉसिल फ्यूल को समझिएगा, देखिए आखिर जो पेट्रोलियम है या कोयला है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो? वो सारे पेट्रोलियम और कोयला जो है कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले, है ना, लाखों साल पहले ऐसा हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं, है ना, एक ऐसा बड़ा भूकंप आया होगा, वो पेड़ पौधे जो है वो जमीन के अंदर दब गए। अब उन्हीं के जमीन जो जानवर थे, पेड़ पौधा थे, उनको जमीन के अंदर दबने की वजह से, जलने की वजह से वहां से क्या होता है भैया? कोयला का निर्माण होता है। तो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, जो भी चीजें आप जमीन के अंदर से ईंधन प्राप्त करते हो, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, जो जीवाश्म के दबने से बना है। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बता दीजिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यास्मीन फातिमा, ऐसी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है भैया, प्रियंका कुमारी आपका जो है रुक गया है। ठीक है, बहुत अच्छा नेट चल रहा है, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, तो हमारे पास कोई ऐसा आउटपुट नहीं है यास्मीन कि हम बता दें कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना है कि एग्जाम होगा। ठीक है, पता नहीं किस चीज में बीएससी भी फंसा हुआ है। ठीक है, देखो अगर नहीं होता तो इतना में वो कह चुके होते कि नहीं होगा। ठीक है, जागृति कुमारी कह रही है सर एक बात पूछना था, आपका नाम क्या है? ठीक है, चलो आप, मेरा नाम आप कह सकते हो इफ्तिखार सर। ठीक है, स्पेलिंग भी जान लो। ठीक है, चलिए मैं क्लास में नहीं बताता हूं कि हमारा नाम ये है वो है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, महक अंजुम, करेक्ट स्पेलिंग लिखा है आपने। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, है ना, इन सब का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या बनता है? कार्बन बनता है, नाइट्रोजन बनता है, सल्फर के ऑक्साइड जो है ये सब क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इनके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। अब यहां पर समझो, बहुत अच्छी बात यहां पर है, एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो आंसर क्या होगा? देखिएगा, जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं आप तो उससे क्या होता है? नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, सल्फर उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वो आते हैं और इन्हीं से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा मेनली किसके वजह से होता है? तो याद रखिएगा, सल्फर के ऑक्साइड की वजह से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा, देखिए ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे देखिए आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और आपको CH4 मीथेन, दोनों का नाम जानते होंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नाम तो जानते होंगे, मीथेन है, ये हमारा मीथेन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों में ये खूबी होती है, ये दोनों दानव होता है। दानव, जैसे दानव किसी चीज को, खून को पीता है, हम लोग बचपन में कहानियां सुनते हैं नानी से, दादी से, कि दानव आएगा, है ना, इस तरह से खून पीता है, ये करता है। वैसे ये दोनों गैस को मैं दानव कहता हूं। क्यों? ये जो है ना दानव के जैसी सारी एनर्जी को खींच लेता है। तो दिन के समय में जितना हीट आता है ना सूरज के द्वारा, उतना हीट अगर धरती पर आ जाए ना तो हम लोग पक जाएंगे। ठीक है, जल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? CO2, CH4, ये दोनों गैसेस जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, हर जगह मौजूद है CO2, CH4, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, पूरा हीट को एब्जॉर्ब करके पेट भर लेती है अपना। ठीक है, और रात के समय में जब क्या होता है? सूरज गायब होता है, हमारी अर्थ जिस जगह हम लोग होते हैं वो सूरज हमारे सामने, मान लो ऐसे है, हम धीरे धीरे अर्थ हमको घुमा रहा है चारों तरफ। ठीक है, जैसे बॉल घुमाते हैं हम लोग, घुमा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अर्थ से दूर हो गए रात में। अब अर्थ से अगर हम लोग दूर हो गए रात में, दूसरे साइड चले गए और सूरज इस साइड है, तो हमारे उधर ठंडक पड़ गया। तो अगर ये दोनों गैस नहीं होता तो दिन में हमारा जो पानी है वो लगता है कि उबाला हुआ है, और रात में जब हम पानी रख के सोते कि भाई रात में नींद टूटेगी तो हम पिएंगे, तो वो बर्फ बन चुका होता था। रात में पता चला बर्फ खाते हम लोग। तो ये दोनों गैस जो है दिन के टाइम में हीट को एब्जॉर्ब करता है और रात के टाइम में रिलीज करता है, ताकि हमारा ओवरऑल जो अर्थ का
एटमॉस्फेयर है ना, वो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। यही जो इफेक्ट होता है दोनों ही गैस के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के द्वारा, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। भैया क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो इफेक्ट पैदा करता है ये दोनों गैस, इसीलिए ये जो है किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि से आपका डीएलएड में ज्यादा कुछ टफ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, यही सारे टॉपिक से कुछ उठा के पूछ लेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का है। वीडियो रुक रही है भाई साहब, हमारा नहीं रुक रहा है, यकीन मानो वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग कहते हो तो हम देख लेते हैं, लेकिन वीडियो कहीं से नहीं रुक रही है। अभी मैं बुलवा दूं 100 लोगों से कि भाई वीडियो नहीं रुक रही है। एक बार बोल देना, जिनका जिनका वीडियो नहीं रुक रहा है एक बार बोल दीजिए कि वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, लिख दीजिए नहीं रुक रही है। ठीक है, चलिए, अपना नेट स्लो है तो कह रहे हैं वीडियो रुक रही है। ठीक है, आइए अब देखिए, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के शरीर से या जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ से प्राप्त होता है वो जैव मात्रा या फिर जीव द्रव्यमान या फिर बायोमास कहलाता है। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के शरीर से या किसी भी जंतु के शरीर से, जो जीवित चीजें हैं उसके शरीर से अगर हमको कार्बनिक पदार्थ मिलती है, कार्बनिक पदार्थ मिलती है, तो इसको हम लोग जीव द्रव्यमान या फिर बायोमास कहते हैं। जैसे कि इसमें आ गया आपका गोबर हो गया, फसलों के कटने के बाद जो आपका बचे हुए अवशिष्ट होते हैं ये सब के सब जो है आपके बायोमास कहलाते हैं। जैसे सब्जियों का जो अवशिष्ट हो गया ये सब बायोमास का उदाहरण है या फिर जीव द्रव्यमान का उदाहरण है। जैव मात्रा के अपघटन से है ना जैव गैस या फिर बायोगैस प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है ये जो बायोमास होता है या जैव मात्रा होती है, जितना भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन की मात्रा, जैसे खेती वाला कोई भी सामान हो गया, खेती का बचा हुआ सामान हो गया, ठीक है, जैसे आपका मक्का का सीजन है, मक्का का जो वो होता है जिसको ठठेरा बोलते हैं हम लोग गांव में, है ना, वो ठठेरा को क्या करता है, या फिर आप गेहूं तैयार करते हो उसकी भूसी होती है, कोई भी, या फिर आप सब्जी है, सब्जी आपने खा लिया, बहुत पक गया सब्जी, है ना, वो सब्जी देने उस फसल को काट करके फल को डाल दो आप कहीं मिट्टी में रख दो आप, तो ठीक है, वो फिर देखना उसको बैक्टीरिया सड़ा गला देगा, वो खाद बन जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या भैया, ऐसी ही चीजों को अगर आप जो खेती से बचा हुआ चीज है जिसमें नमी वाली चीज है, फसलों के कटे बचे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, सब्जियों के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सब को लेकर के है ना जब आप मिट्टी में दबा देते हो तो वहां से उसके सड़ने से गलने से एक गैस उत्पन्न होती है और ऐसे ही गैस को बायोगैस कहते हैं। ठीक है, बायोमास या फिर जैव मात्रा है ना के अपघटन होने से ये जो नमी वाली चीज होती है फसलों की या जानवरों के, है ना, तो जैसे गोबर हो गया जानवर का, तो इसको अगर ये क्या होगा थोड़ा अपघटित होगा, बैक्टीरिया तोड़ना शुरू करेगा तो एक गैस रिलीज होगा। अब उसको टैंकी को पूरा ढक दो, एक पाइप निकाल लगा दो उससे, अब वहां से जो गैस निकलेगा वो आपका बायोगैस कहलाएगा। ठीक है, जिसमें आपका 75% तक मीथेन होता है ना, मेथेन होता है CH4, लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और 2% दूसरी गैसें होती है। अब प्रश्न यहां से भी बन सकता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा, कसम खा करके पूछ लेगा कि बायोगैस में है ना कि कौन कौन सी गैस होती है। तो सबसे पहला क्या हो गया, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कितनी मात्राएं होती है वो भी आप यहां से जान लीजिए। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा काम का चीज है। अब देखिए जैव गैस जिसको हम लोग अभी बायोगैस कह रहे थे ना, जैव गैस की क्या क्या विशेषता है। पहला ये विशेषता है कि जो गोबर गैस है, जिसको गोबर गैस कहते हैं, जैव गैस कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ना रुक गया है, उनका अपना रुक गया है वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा बता दो इंस्टेंट कि भैया वीडियो नहीं रुका है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, किनको रोने का जी कर रहा है भाई, रो लो भाई, रो लो। ठीक है, जिनको रोने का जी कर रहा है, कहता है ये एक क्या है, उत्तम साधन है। ये क्या है आपका, एक उत्तम साधन है। ये क्या है, उत्तम साधन है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक उत्तम साधन है, उत्तम साधन है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जिनके जलने पर धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, दूसरा है इनके जलने पर कोई अवशेष नहीं बनता है। ठीक है,
अगर ये जलेगा तो कोई अवशेष नहीं बनेगा, उत्तम साधन है, कोई धुआं इससे बाहर नहीं होता है, ठीक है, गोबर गैस से। फिर कहता है कि जैव गैस प्लांट से निकली कीच या फिर जो गारा होता है जिसको हम लोग स्लरी बोलते हैं, ये उत्तम कोटि का उर्वरक होता है। यानी जब तक आपको गैस चाहिए गैस ले लो, और उसके बाद जो बचा हुआ, आखिर तो कभी फेंकोगे ना उसको, टैंक खाली करोगे, वो टैंक खाली करोगे ना तो लास्ट में जो बचा हुआ उसका वेस्ट होता है वो बड़ा उम्दा फर्टिलाइजर होता है। आप देखो गांव घर में क्या करते हैं, गोबर को फिर जमा करके रखते हैं और उसके फिर 1 साल के बाद जो सड़ गल जाता है उसको उठा करके फिर लहसुन का खेत में दे दो, फिर देखो आपका कितना बढ़िया लहसुन होता है, ठीक है। आप अपने घर के पीछे जो अभी आप बाड़ी बना रखे हो उसमें आप सब्जियां वगैरह लगाते हो, फिर देखो उसको डालो कितना अच्छा होता है। दूसरा और एक बता दूं जो बढ़िया होता है फर्टिलाइजर में आपका, वो होता है आपका चूल्हा का छौरा जिसको बोलते हैं ना, वो चूल्हा का छौरा। आप देखो चूल्हा जब जलाते हैं गांव में, घर में लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको जलाने के बाद जो वेस्ट बनता है चूल्हा में, उस चूल्हा का वेस्ट को फिर क्या करते हैं हम लोग जाकर के फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर लेते हैं। कहता है जलावन के रूप में, देखिए आ गया, इसका उपयोग से लकड़ी की बचत होती है, ठीक है। जलावन के रूप में अगर आप बायोगैस का इस्तेमाल करोगे तो आपका लकड़ी कम होगा, पेड़ कम कटेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा जल ऊर्जा। क्या है भैया? जल ऊर्जा। अब जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में कोई आएगा तो इसको पढ़ने के बाद हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बिहार से हूं, डिस्ट्रिक्ट का नाम है किशनगंज। चलिए बहुत अच्छा, वाह सर जी क्या स्माइल है। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका यहां पर जल ऊर्जा। जल ऊर्जा को अगर देखें तो जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो अगर मैं पूछूं कि जल से जो एनर्जी मिलती है वो रिन्यूएबल होगी या नॉन रिन्यूएबल होगी, बार बार वीडियो रुक रही है मासूम राय, आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है, दोबारा से कट कीजिए, फिर से आइए वीडियो तक और वहां पर क्वालिटी को कम से कम चुनिए आप। कब तक क्लास चलेगी? और आधा घंटा चलेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, तो और 15 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट टेस्ट करेंगे। तो ऊर्जा स्रोत को देख लेते हैं। तो ऊर्जा, जल ऊर्जा जो है ये आपका क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। अब देखिए जल विद्युत के क्या होते हैं, जल विद्युत के लाभ देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या लाभ है भैया, ठीक है। जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है कि भैया ये जो है ये स्रोत नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है, ठीक है। जल विद्युत जो है ये आपका क्या है, जो डैम का बना हुआ पानी, बचा हुआ पानी होता है ना, वो डैम का, वो डैम की पानी को चैनलाइज करके पाइप के द्वारा टरबाइन लगा करके हम लोग वहां से एनर्जी उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये ऊर्जा का स्रोत जो है वो नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल भी आपको यहां पर प्रदूषण नहीं देखने को मिलेगा। जल विद्युत संयंत्र के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वे बाढ़ नियंत्रित होते हैं, फूड कंट्रोल होते हैं और सिंचाई में भी क्या होते हैं? सहायता करते हैं, ठीक है। चलिए जो जल विद्युत संयंत्र के लिए बांध बनाए जाते हैं, है ना, वो बाढ़ नियंत्रण में आपको मदद करते हैं। दूसरा है आसपास के इलाकों में अगर पानी की कमी होती है तो वहां पर भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा का यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा इस तरह से लगा होता है फैन, जब हवा चलती है तो इस हर एक जो आप खंभा देख रहे हो, इस खंभा में आपका क्या मिलेगा? इस खंभे के अंदर में, इस खंभे में आपको यहाँ पर एक टरबाइन लगी होती है, छोटी टरबाइन, जैसे घर में छोटा मोटर होता है ना पानी निकालने के लिए, उसी तरह से छोटी टरबाइन होती है यहाँ पर, और इससे वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये सबसे वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है। फिर ये इस टरबाइन की जो एनर्जी बनाती है, इससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा। चलिए पवन ऊर्जा को देखते हैं। चलिए तो यहां पर क्या है? पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्य, ठीक है, यांत्रिक कार्य के लिए, यहां पर यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक कार्य करने तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है पवन ऊर्जा का इस्तेमाल। इससे हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए इसमें से पहला एग्जांपल हो जाता है पवन चक्की का। पवन चक्की जो है, जो आप देखा आपने, ये पवन चक्की का फोटो था। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। पवन ऊर्जा फार्म में कई पवन चक्कियां जो है एक साथ बड़े लेवल पर जो है लगाई जाती है, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सागर तापीय ऊर्जा, ठीक है, सागर तापीय ऊर्जा, ठीक है। समझिएगा सागर तापीय ऊर्जा क्या होता है। तो महासागरों का पृष्ठ के जल तथा इनकी सतह से 2 किलोमीटर नीचे के जल के तापों में अंतर होता है, ठीक है। और उस अंतर का उपयोग करके सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट जो है वो लगाया जाता है, जिसको OTEC बोलते हैं, है ना। और इसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोनों जगहों पर जल के तापों में क्या होता है, न्यूनतम 20 डिग्री का अंतर होना अनिवार्य है। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो हीट से लगाई जाती है, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, चलिए तो यहां तक समझ गए आप क्या होता है सागरीय तापीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो इसमें देखिए हॉट स्पॉट क्या होता है, पृथ्वी के अंदर का ताप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण अंदर की चट्टानें जो है वो पिघल जाती है। भूगर्भीय परिवर्तनों यानी जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण पिघली हुई चट्टानें ऊपर की ओर धकेल दी जाती है, जो कुछ स्थलों पर एकत्रित हो जाती है और इन स्थलों को तप्त स्थल कहा जाता है। आपने सुना होगा वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के बारे में कि भैया वोल्केनो में क्या होता है। वोल्केनो में वही होता है कि पृथ्वी के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता है और वहां से प्लेट जब टकराती है तो फिर वहां से लावा मगमा जो है वो क्या होता है, गैस बुलबुला मारता है और फिर वो जमीनों को फाड़ते हुए ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर हॉट स्पॉट क्या होता है, पृथ्वी के अंदर का ताप बहुत अधिक है, पीछे अंदर जो रॉक्स है ना वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यहां पर देखो पढ़ाई वाली जगह है, यहां पर पर्सनल चीजें जो डिस्कस कर रहे हो मार्कांडे, ठीक है, तो कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। आप पढ़ो अपना 5 साल से क्या करते थे नहीं करते थे, क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ कौन है तुम्हारा अपना जो बता रहे हो, कौन तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए बैठा है, ठीक है। पहली चीज़ है तो आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, अभी इंटर पास हो चुके हो, आपको अपना ये होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है। और सभी की पर्सनल लाइफ है, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ होता है तो उसको पर्सनल ही रखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों बोल रहे हो आप इतने लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तप्त स्थल भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी के क्या है, स्रोत हैं। सूर्य की पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का मूल स्रोत है। देखिए जो आपका मूल ऊर्जा का स्रोत अगर कभी भी पूछेगा तो सूर्य की ऊर्जा जो है ये आपका क्या है, मूल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ही पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा दोनों की बात कर लें, दोनों का जो है क्या है, मूल स्रोत है। सूर्य की जो ऊर्जा है वही आपका पवन ऊर्जा। होता क्या है, पवन ऊर्जा कैसे होती है, हवाएं गर्म होती है तभी तो एक जगह से दूसरे जगह चलती है। तो हवाएं किसके वजह से गर्म होती है, सूरज की वजह से। तो चाहे वो सोलर एनर्जी की बात करो या फिर आपका पवन ऊर्जा की बात करो, दोनों के लिए जो है कौन है जिम्मेवार, यहां पर सूरज है। भूतापीय ऊर्जा और नाभिक की ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नहीं है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा जो आपका जमीन के अंदर जो हीट होता है उससे जो एनर्जी हम लोग बनाते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी जो जहां से प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों जो है आपका क्या है, ये दोनों जो है ऊर्जा ये आपका सूर्य से नहीं लिया जाता है। बाकी अगर आपको पवन ऊर्जा के बारे में आए, क्या पवन ऊर्जा सोलर एनर्जी का ही एक प्रकार है या सोलर एनर्जी की वजह से ही आपको पवन एनर्जी होती है, पवन ऊर्जा होती है, तो आंसर करके आना यस, ठीक है। आंसर क्या करके आना, यस करके आना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है भाई नाभिक की ऊर्जा। अगला क्या है, नाभिक की ऊर्जा, ठीक है। नाभिक की ऊर्जा, नाभिक की विखंडन। नाभिक की ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, समझिएगा। नाभिक की ऊर्जा में बेसिकली क्या होता है, परमाणु का अस्थायी नाभिक जो है वो मध्यम भार के 2 नाभिकों में विखंडित हो जाती है और साथ में विशाल ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। मंद वेग वाले न्यूट्रॉन की बमबारी से U-235
है ना, और Pu 239 का नाभिक जो है विखंडन होता है। तो बेसिकली नाभिक विखंडन जो किया जाता है वो किसकी बमबारी से होता है, तो न्यूट्रॉन की बमबारी करने से नाभिक जो है विखंडन होता है। इस बात को समझिएगा। और बेसिकली किस पर करते हैं, तो किस यूरेनियम पर करते हैं, यूरेनियम 235 और Pu प्लूटोनियम जो है गया 239। ये दोनों ही परमाणुओं पर जब हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, तो इसकी जो न्यूक्लियस है वो टूट जाती है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो नियंत्रित नाभिक विखंडन एक नाभिक संयंत्र में कराया जाता है। परमाणु बम एक अनियंत्रित नाभिक विखंडन है। देखिए परमाणु बम जब गिरता है ना, तो वहां पर भी नाभिक विखंडन ही होता है। लेकिन अगर उसी को हम प्रोसेस में करें, अपनी जो ये है प्रयोगशाला है उसके अंदर में करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा नियंत्रित नाभिक के विखंडन के अंदर में आता है, जो नाभिक संयंत्र में कराया जाता है। और ये जो आपका परमाणु बम है ये अनियंत्रित होता है, खुले में आप जो है इसको कर देते हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिक एनर्जी की कैटेगरी में आता है, नाभिक विखंडन में आता है। नेक्स्ट है आपका नाभिक संलयन। तो नाभिक विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ना, जो आपका इसके अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वो किसके वजह से होती है, टूटने की वजह से होती है। अब आते हैं नाभिक संलयन क्या होता है। देखिएगा नाभिक संलयन के अंदर में क्या होता है, अति उच्च ताप पर, बहुत ज्यादा ताप पर दो हल्के नाभिक एक भारे नाभिक में जुड़ के बन जाते हैं। तो दो हल्के नाभिक जब मिलते हैं आपस में, जो हल्के नाभिक जब बनते हैं आपस में संयोग होते हैं, उन मिलते हैं, तो एक भारी नाभिक का निर्माण जो है यहां पर होता है। ठीक है, संलयन के लिए नाभिकों को अति उच्च वेग के साथ एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि वे विद्युत प्रतिकर्षण को जीत सके और करीब 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी पर आ जाए। ठीक है, तो ये जो है दो नाभिक को है ना क्या करते हैं, उच्च वेग पर एक दूसरे के करीब भेजा जाता है। तो दोनों के बीच जब क्या होता है, आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को धकेलना चाहेगा, लेकिन अगर उच्च वेग पर भेजें तो वो धकेल नहीं पाएगा, और फाइनली दोनों का न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻14 मीटर से भी कम दूरी पर अगर आ गया, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, नाभिक संलयन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा आगे। ठीक है, सूर्य नाभिक संलयन का एक प्राकृतिक उदाहरण है। तो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज से जो रोशनी निकलती है, वहां पर क्या होता है, नाभिक संलयन होता है। सूरज से जो रोशनी निकलती है वहां पर क्या होता है, नाभिक संलयन होता है हमारा। ठीक है, सूरज से जो रोशनी निकलती है वहां पर हमारा क्या होता है, नाभिक संलयन होता है। इसमें हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, जिससे हीलियम बनता है एवं प्रचंड ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। तो सूरज की जो रोशनी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप याद रखिएगा कि इसमें हाइड्रोजन नाभिक जो है वो जुड़ता है। हाइड्रोजन जुड़ने से आपका क्या होता है, हीलियम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन जुड़ने से आपका जो है क्या होता है, हीलियम का निर्माण होता है, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ही क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहां से हम लोग टेस्ट लगाने का काम करते हैं। ठीक है, टेस्ट लगाते हैं। जो हमने थ्योरी पढ़ा इससे टेस्ट देख लेते हैं। कुछ हमारे एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है तो टेस्ट से हम लोग उसको करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट पढ़िए। 20 प्रश्न ही हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, 20 प्रश्न करने वाले हैं, फटाफट पढ़िए। सबका पीडीएफ दे देंगे। न्यूक्लियर एनर्जी अभी बताया, नाभिक विखंडन जो होता है वही न्यूक्लियर एनर्जी होता है। जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम का, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ करके दो मध्यम न्यूक्लियस वाला एटम बनाया जाता है। तो वो तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसकी न्यूक्लियस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सूरज के अंदर में नाभिक संलयन होता है कि विखंडन होता है, तो आंसर होगा सूरज के अंदर में हाइड्रोजन के जो परमाणु है उसका न्यूक्लियस जुड़ता है, जुड़ने की वजह से हीलियम का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस में नाभिक संलयन और विखंडन में दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। तो नाभिक संलयन, सूरज के अंदर में नाभिक संलयन होता है और वहां से आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट लगा लेते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, पारंपरिक स्रोत, पहला क्वेश्चन।
तो याद रखिएगा ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है, परंपरा वाली स्रोत है, पारंपरिक स्रोत, ठीक है, जो दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है। क्या पवन ऊर्जा परदादा के जमाने से चली आ रही है? परदादा के फादर भी पवन ऊर्जा को समझते थे? नहीं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी परदादा के समय से चली आ रही है? नहीं। बायोगैस? नहीं, टेक्नोलॉजी ही नहीं थी ना। ये सब नई टेक्नोलॉजी है जो पिछले 50 सालों में, 100 सालों में, 50 सालों में आई है, 60 सालों में आई है। कोयला अंग्रेजों के जमाने से ही, उससे पहले से भी, ठीक है, कोयला को क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं। तो कोयला क्या हो गया भैया, परंपरा से चली आ रही है, हमारे परदादा के समय से परंपराओं से चली आ रही है, यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो कोयला है ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन नहीं है? यहां पर प्रश्न ये नहीं पूछा कौन है, पूछा कौन नहीं है। पहले समझेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन कौन है जो दोबारा बन सकता है। सोलर एनर्जी नवीकरणीय है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पवन ऊर्जा दोबारा कितना भी यूज करो खत्म नहीं होने वाला है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां नाभिक की एनर्जी आ गया, जैव द्रव्यमान ऊर्जा आ गया, दो ऑप्शन आ गया जो आपको फंसा रहा है। तो एक चीज समझिएगा, नाभिक की एनर्जी में हम लोग किसको तोड़ते हैं? यूरेनियम को तोड़ते हैं। तो यूरेनियम का भंडार काफी सीमित है। बोलिए हाँ। हाँ सर, सही कह रहे हो आप, भंडार सीमित है यूरेनियम का। या फिर थोरियम तोड़ेंगे, थोरियम, तो थोरियम का भंडार भी क्या है, काफी सीमित है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन नहीं आएगा? नाभिक की ऊर्जा जो है वो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिएगा एक बार गौर से। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, देखिएगा, ठीक है, देखिएगा यहां पर कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सोलर कुकर जो होता है ना, तो उसके लिए आपको पता ही है कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी को कहीं जमा करना है तो सबसे बढ़िया एनर्जी क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया लेंस इसके लिए कौन सा हो सकता है, कौन सा दर्पण सबसे अच्छा होगा इसके लिए। तो आप कहोगे सर जी कि सौर कुकर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल, उत्तल, समतल, क्या चीज इस्तेमाल करते हैं बताइए। तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग सौर कुकर के लिए, ठीक है, जल्दी बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। मैं सभी का कमेंट आप सबका देख रहा हूं, फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है, सौर कुकर के लिए। तो आंसर क्या होगा, सौर कुकर के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बताइए। सभी लोग बी 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 दे रहे हैं, कुछ लोग सी 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 दे रहे हैं, ठीक है, फटाफट बताइए सौर कुकर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से बताइए फटाफट, बिना किसी देरी के। सौर कुकर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एमडी हसन, सौर कुकर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। सौर कुकर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, काफी सारे लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है। आपको बस ये बताना है इनमें से कि भैया कौन अवतल का इस्तेमाल होता है या उत्तल का होता है। अवतल का होता है या उत्तल का होता है, सौर कुकर के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। काफी सारे लोग यहां पर ए लिख रहे हैं, काफी सारे लोग बी लिख रहे हैं, जल्दी से बताइए किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंदर में कभी भी जब आपको इस तरह का प्रश्न आए, आप लोग इतना तक नहीं पता है कि भैया ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, जबकि ये कब का प्रश्न है, आप बताइए कब का प्रश्न है। ये बिल्कुल क्लास 10th लेवल का प्रश्न है। कब का प्रश्न है, बिल्कुल 10th का प्रश्न है। और आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, जब आपके मास्टर साहब ने आपको पढ़ाया होगा इसके अंदर में कि देखो भैया, है ना, सोलर कुकर के बारे में पढ़ाया होगा कि देखो भैया
कि ये जो है दर्पण है ना, ये इसमें सोलर कुकर की जब इसमें पढ़ाया होगा आपको, अवतल दर्पण की खूबी पढ़ाई होगी, अवतल दर्पण का की विशेषता पढ़ाई होगी, तो बताया होगा कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है डॉक्टर्स करते हैं। बोलिए हाँ सर, डॉक्टर करते हैं, है ना, मरीज को देखने के लिए। इसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए करते हैं। तो आंसर क्या होगा, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अधिक उपयोगी होता है? तो आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। तो 3 का आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी? ऊपरी परत में 100 जूल है, तो निचली परत तक कितना ऊर्जा आएगा? निचली परत तक कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में। तो याद रखिएगा, निचली परत तक 47 जूल 47 जूल आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं सर जी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, जैव मात्रा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। बताइए, नवीकरणीय जिसको कितना भी यूज करोगे ना तो वो आपका खत्म ही नहीं होता है। चलिए, ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में कौन आता है? देखिए, नवीकरणीय स्रोत ऐसा स्रोत होता है ना जो आपका कितना भी यूज करो ना वो खत्म नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा तो एक ऐसा ऊर्जा होता है ना जिसको कितना भी यूज करो खत्म नहीं होता है। तो ए नंबर ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय यानी यूज करोगे खत्म हो जाएगा, यूज करोगे खत्म हो जाएगा। तो बताओ 2 अनवीकरणीय कौन है? गोबर गैस, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम। तो जैव मात्रा, गोबर गैस है ना, ये बायोगैस, ये सब नहीं होगा। आंसर क्या होगा, अनवीकरणीय में कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का कैसा स्रोत है? फटाफट बताइए, फास्ट कर देते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्राकृतिक गैस जो है वो ऊर्जा का नवीकरणीय होगा या अनवीकरणीय होगा या दोनों होगा? तो याद रखिएगा, ये जो है अनवीकरणीय स्रोत है। प्राकृतिक गैस को यूज करोगे एक बार समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है गर्म जल प्रपात यानी जो आपका हॉट वाटरफॉल होता है, गर्म जल प्रपात करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग कब नहीं करते हैं? ठीक है, गर्म जल प्रश्न को पढ़िए। कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का इस्तेमाल कब नहीं करते हैं? आंधी वाले दिनों में, गर्मी वाले दिनों में, धूप वाले दिनों में, बादल वाले दिनों में? तो देखिए, बादल वाले दिनों में नहीं होगा, क्योंकि बादल जब घिरेगा ना तो वहां पर क्या होगा, आपका वो सोलर एनर्जी वाला जो है, जो गर्म पानी करने के लिए आपको इस्तेमाल करोगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। उत्तम ऊर्जा आपके हिसाब से एक बेहतर ऊर्जा कौन सी है? जो सरलता से सुलभ हो, बिल्कुल सही बात है। जो प्रति एकांक अधिक द्रव्यमान दे, बिल्कुल सही बात है। जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, तो ये सभी गुण होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम ऊर्जा कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा जिसमें से ये सभी गुण होंगे। अगला प्रश्न है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है? ठीक है, 10वां नंबर को पढ़िए, समझिए। आंसर क्या हो जाएगा भैया, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण से जो है पानी आपका ज्यादा गर्म होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण है? जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? जैव मात्रा ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस एनर्जी की बात कही जा रही है। तो लकड़ी, गोबर, नाभिक ऊर्जा या फिर जैव मात्रा कोयला। यहां पर क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो गोबर गैस हो जाएगा। ठीक है, गोबर गैस हो जाएगा आपका। तो 11 का आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नाभिक की ऊर्जा। अच्छा, ये समझिएगा इसको, प्रश्न आपको कुछ और पूछा गया था।
प्रश्न में यहां पूछा गया नहीं, ठीक है, प्रश्न पूछा गया नहीं, तो निम्नलिखित में से जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नाभिक की ऊर्जा नहीं है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? नाभिक की ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको हीलियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए या फिर एल्युमिनियम चाहिए। तो नाभिक की ऊर्जा के लिए तो हमको यूरेनियम चाहिए, है ना। एल्युमिनियम, क्रोमियम, हीलियम, नाम एक जैसा लग रहा है, लेकिन चाहिए हमको क्या, यूरेनियम चाहिए, ठीक है। यूरेनियम या थोरियम होता तो करेक्ट आंसर होता। 13वां नंबर प्रश्न, 20 प्रश्न करने हैं, 13वें पर तक पहुंच चुके हैं। प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांशतः सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से किसी भी सतह से ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है? ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांशतः सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कोई एक ऐसा स्रोत तो जरूर है जो सोलर एनर्जी से जिसको कोई मतलब नहीं है। कोई एक ऐसा स्रोत है जिसको सोलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा तो पूरा सोलर एनर्जी पर बेस्ड है। गर्म होती है हवाएं, तभी हवा गर्म होने के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। यहां कह रहा है भैया जिसको सोलर एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। जैव मात्रा को भी चाहिए, नाभिक ऊर्जा को भी चाहिए, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा जो होती है ना, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होती है बताइए तो 13वां नंबर प्रश्न में। इसमें भी कहीं ना कहीं सूरज का हाथ होता है, लेकिन नाभिक की एनर्जी जो होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसको सूरज से कोई मतलब नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कहता है पवन चक्की, जिसको विंड मिल कहते हैं ना, जहां पर बहुत सारी मील लगी होती है, ठीक है। कहता है किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो कार्य के रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा। 14वां नंबर प्रश्न, 14 नंबर में 14वां नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? तो आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा के तौर पर, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 15वां नंबर प्रश्न। सौर पैनल का निर्माण कहां पर होता है? सौर पैनल का निर्माण जो है वो कहां पर होता है? 15 नंबर में बताइए, सौर पैनल का निर्माण कहां पर होता है? तो आंसर क्या होगा, सौर सेलों को जब संयोजन करते हैं ना तो वहां से सौर पैनल बनता है हमारा। 15 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिवाइस जो है, उस डिवाइस का नाम बता दीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसमें से कौन सा है? क्या ये चलता है सूरज पर? ये चलता है? ये तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा, सूरज से तो हमको सौर सेल ही ना पावर दे सकती है, तो आंसर होगा सौर सेल। कहता है ईंधन आपके हिसाब से क्या है? लकड़ी है ईंधन। हर वो चीज जो जलने पर उष्मा उत्पन्न करती है वो ईंधन कहलाती है। लकड़ी जलती है तो हीट जनरेट होता है, खाना बनता है ना, आंसर होगा यस, ये उष्मा कहलाए। सीएनजी हीट जनरेट होती है, एलपीजी से हीट जनरेट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। ईंधन ये सब के सब है। कहता हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सोलर एनर्जी को वो रासायनिक एनर्जी में बदल देता है, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19वां नंबर प्रश्न लेते हैं। जीवाश्म ईंधन बनने के मूल स्रोत क्या हैं? पौधे एवं पशुओं का अवशेष, पेट्रोलियम, पवन, नाभिक। ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने बताया ना आपको कि जीवाश्म ईंधन जानवरों और पेड़ पौधों के जमीन के अंदर दबने से, सड़ने, गलने की वजह से जो है उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज के क्लास का, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण इसमें से बता दीजिए कि कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आप कहोगे सर जी कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों ही जो है आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन, जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, तो ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड की क्लास जो होगी वो अब शाम वाली जो 6 बजे क्लास होगी और सुबह में जो 8 बजे क्लास चलती, जितनी भी डीएलएड की क्लास होगी, ठीक है, जितनी भी डीएलएड की क्लास होगी वो सब के सब आपकी अब कहां पर चलेगी, नए यूट्यूब चैनल पर चलेगी। कोर्स के बारे में बाद में बताएंगे, वरना आप कल से कहोगे कि सर कोई क्लास ही नहीं चल रहा आजकल, तो
हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन तब आएगा जब नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल का नाम है ड्रीम सेवक योद्धा। सुबह में यूट्यूब की जो क्लास हुई आप उसको खोल के देख लो, शुरुआत के 5 मिनट, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। ये ड्रीम सेवक योद्धा इतना जरूर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हमारा मत लीजिएगा, इसका ले लीजिए, ठीक है, ड्रीम सेवक योद्धा। अच्छा, ऐप पर तो आप सॉरी ले ही नहीं सकते हो, आप जो है इसको देख लेना, क्योंकि क्लास ऐप पर चलिए तो आप इसको देख लेना, ड्रीम सेवक योद्धा लिख लो आप कहीं पर कागज में, ठीक है। ड्रीम सेवक तो आप स्पेलिंग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन योद्धा आप YODDHA इतना लिख लेना। शाम की 6 बजे वाली क्लास अभी 1 घंटे में शेड्यूल करके आपका टेलीग्राम वगैरह में हर जगह लगा देंगे। ये जो आपका ड्रीम सेवक IAS चैनल है उसके कम्युनिटी में भी हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। PDF बिल्कुल देंगे, आप ही के लिए PDF बना रहे हैं, ये पूरी इंस्टीट्यूट हम सब आप ही के लिए खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, सब आप ही की सेवा में खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ड्रीम सेवक IAS ने क्या किया है ना, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का हमारा एक कोर्स रनिंग में है 2023 वाला। इसमें 100 स्टूडेंट के लिए एक ऑफर आई थी जो कि खत्म हो गई, फिर से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो अगले 100 बच्चों को फिर दे दिया है, ठीक है। तो अगले 1-2 दिनों और ऑफर रहेगी। आपका जो भी छोटा भाई बहन है, ठीक है, आपको पता ही होगा, एक साइंस का क्लास आपने किया है कल, तो वो साइंस की क्लास वहाँ भी जारी है। इस तरह से अगले 3 महीने तक साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस और मैथ पढ़ाया जाएगा। पैरामेडिकल में मेन तो साइंस एंड मैथ होता है, बाकी आपका बच गया हिंदी और ये आपका हिंदी के अलावा GK बच गया। तो आपको पता ही है कि GK वगैरह कितना अच्छा से चलता है यहाँ पर ड्रीम सेवक IAS पर, ठीक है। तो वो पूरा करवा देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5-7 सालों का यहाँ पर करवा देंगे इस कोर्स के अंदर में। PDF आपको दे देंगे, यूट्यूब पर करवा ही रहे, PDF यहाँ कोर्स के अंदर में लगा देंगे आपको। तो संपूर्ण तैयारी चलेगा, गाइडेंस भी मिलती रहेगी। स्टूडेंट थोड़ा अपने तरफ से मेहनत कर लेगा तो बहुत अच्छा अचीव कर लेगा, हो जाएगा उनका, ठीक है। बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए टॉपर बैच चल रहा है, 999 की फी है। अभी भी ये 499 में मिल रही है। अगर आपका कोई अपना हो तो 2-4 दिनों में इसकी भी जो है फी है वो 999 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑफर की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये शुरुआत के 500 बच्चों के लिए है, तो अगर आपका कोई अपना है तो उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। ये DLED के लिए आपको भारत बैच, नाम क्यों भारत रखा है, विशाल नाम रखा है, ठीक है। भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, तो ये कोर्स भी बहुत विशाल होगा, 1 साल तक पढ़ेंगे। जिस तरह से इस बार पढ़ रहे हैं ना, समय की कमी के वजह से ये सब कुछ मारामारी हुआ है। किसके वजह से? बिहार बोर्ड की वजह से। पहले कहा कि भैया 13 जनवरी को हम फॉर्म ला रहे हैं, फिर कहा कि हम फरवरी में एडमिशन एग्जाम ले लेंगे, ठीक है, फरवरी से मार्च से एडमिशन चालू हो जाएगा, इस तरह का बहानाबाजी किया। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ाते चले गए डेट को। अब इतना कम समय में सप्ताह दिन 10-10 दिन का बचता है, क्या ही कोई करे। तो आपका जहाँ तक हो पाया हमने करवाया, कुछ गलती रह गई कमी बेसी तो क्षमा करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। बाकी भारत बैच की तैयारी अभी से शुरू हो रही है। अब बिहार बोर्ड कुछ भी कर ले, हम जो है इसको आपका नवंबर दिसंबर तक पूरा करवा देंगे। मई में स्टार्ट करेंगे, आराम से धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे को भी एक दिन में 8 घंटे की क्लास ना लगे, ठीक है। आराम से डेली, अभी के दिन में 3 घंटे क्लास चल रही है भारत बैच के अंदर में, जिसमें मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं सर ऑलरेडी शाम में, ठीक है। उनकी क्लास अभी और 1 महीने तक चलेगी, उसके बाद फिर हमारी क्लास भी इसके अंदर में शुरू हो जाएगी 30 मई से। B.Ed DLED सभी में चलेगी, तो इसमें भी चलेगी, ठीक है। तो कोई भी आपका अपना होगा, बस ये नंबर आप दे देना, व्हाट्सएप पर हाई लिखवा देना, हमारी तरफ से लिंक चला जाएगा उनको, ठीक है। और वो वीडियो देख देख करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको पता ही है कोर्स में क्या क्या फीचर है, तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार जैसे डिजिटल जो टेस्ट था वो कम ही आया था, लेकिन अगले बार ज़्यादा आएगा। ये CBT टेस्ट है आप सबके लिए, ठीक है। अगर जो लोग 30 डे बैच लिए हो ना और अभी तक CBT नहीं लिए हैं, तो उसमें CBT नहीं था, आप सभी लोग CBT ले लीजिएगा। 299 का आ रहा है, 199 में आ जाएगा। कूपन कोड लगा लेना बिहार 100, ठीक है। शायद अभी तक होगा या ख़त्म भी हो गया होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी मदद चाहिए तो जो हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके साथ पढ़ाने में, ठीक है। आप हो तो फिर क्लास मज़ेदार हो जाती है, ठीक है। तो पढ़िए, बाकी जो बचे खुचे चीज़ें हैं, जो लग रहा है कि कहीं कहीं से छूटा है, उसको हम कराते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैथ क्लास होगा सर आज? मैथ क्यों होगा आपका, ऑलरेडी मैथ पढ़ा चुके हैं, पिछले महीने ही मैथ कवर हो चुका है। मैथ में क्यों नहीं क्लास आ रही है पेड कोर्स में? जितना आपको पढ़ाना था उतना मैथ की क्लास जो आपका 10 से 12 चैप्टर था वो ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, पूरा करा चुके हैं। जो मैथ पढ़ा चुके हैं कोर्स के अंदर में उसको पढ़िए। मैथ आपके लिए नहीं है, साइंस
का कुछ चैप्टर जो लगेगा कि मैंने कम पढ़ाया है, वहां से आपको साइंस करवा देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में लेट है, ये चल रही है पैरा मेडिकल वाली कोर्स, लेकिन आपके में करवा देंगे लाइव। तो साइंस की क्लास लाई जाएगी, मैथ की नहीं जाएगी। मैथ में देखो जो चैप्टर पढ़ा दिए अजय सर, वही चैप्टर विशाल सर पढ़ा रहे हैं। अभी क्या होगा ना, आप कंफ्यूज कर जाओगे इस सर का पढ़ें या उस सर का पढ़ें। तो जितना अजय सर पढ़ा दिए उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज कीजिए, वहीं से टेस्ट दीजिए, उतना ही कीजिए आप, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और जो सीबीटी टेस्ट है उसको लगाइए। बाकी विशाल सर जो साइंस पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा कि ये चैप्टर करवा देना चाहिए तो हम आपको करवा देंगे। साइंस में आप करो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस का जाएगा आपका क्लास, बाकी मैथ वाला नहीं आएगा, क्योंकि आप ही कंफ्यूज करोगे। मुझे लगाने में जाता कुछ नहीं है, लाइव चलेगा, सभी बच्चे देखेंगे, आप भी देख सकते हो। आपके कोर्स में मैथ वाले सेक्शन में एक ही नाम से दो दो आपका आएगा फिर, ठीक है। वो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। एक सर को पढ़ चुके थे पिछले 3 महीने से, पकड़ लिए हो उनकी भाषा को, उनकी चीज़ों को, अब नए सर से पढ़ोगे फिर समस्या होगी। तो आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, इसीलिए आपको नहीं कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट का क्या, प्रैक्टिस सेट सारा करवा चुके हैं, चैप्टर वाइज जो करवाए हैं उसको कीजिए, और अब तक जो यूट्यूब पर 10-15 टॉपर टेस्ट हुए हैं उसको आप रिवाइज कीजिए। और हम जल्द ही आपका, क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्या क्या सब्जेक्ट है, हमारा आपका जीके है, यानी सामाजिक अध्ययन होगा, साइंस का भी हम करवा देंगे आपको। जीके साइंस 2 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी हो गए 3 हो गए, चलो मैं इंग्लिश भी करवा दूंगा, क्योंकि विशाल सर को शाम में पेड कोर्स से समय नहीं मिल पाता है, तो वो 1 ही घंटा पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश भी बीच बीच में करवा दूंगा लास्ट में आपको। तो ये 4 सब्जेक्ट तो अपनी तरफ से करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा वो पेड कोर्स से आप उसको करते रहिएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज वहाँ भी करा दिया है पेड कोर्स में, लेकिन आप लोग दोबारा यूट्यूब पर बोल रहे हो पढ़ाने, इसलिए यूट्यूब पर हम दोबारा करवा देंगे, ठीक है। बाकी ऐप पर और 2-3 दिन क्लास चलेगी, 2 दिन क्लास चलेगी, उसके बाद 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगी। जिस दिन समाप्त होगी हम घोषणा कर देंगे कि समाप्त हो गई है, ठीक है। कुछ मुझे बाद में लगेगा कि भैया ये पढ़ाना चाहिए तो वो करवा देंगे, ठीक है। अजय सर का क्लास खत्म हो गया है, इसीलिए अजय सर अभी छुट्टी पर हैं। फिर 30 मई से जो क्लास शुरू होगी तो उसमें अजय सर आएंगे, ठीक है। अजय सर नहीं आएंगे तो कोई और अच्छे टीचर आएंगे, समझ रहे हो ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।